हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं भारत के अंतर्गत जो भी नदियां हैं उनकी साफ सफाई और उनके संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तरह का एक प्रयास और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास गंगा नदी की सफाई और संरक्षण को लेकर के भी किया जा रहा है, जिसे हम नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत देखते हैं। अभी इस कार्यक्रम को चलते हुए काफ़ी लंबा समय हो चुका है। 2014 के बाद से इसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है और ऐसे में कई सारी कार्य योजनाएं इस पूरी परियोजना के अंतर्गत चलाई गई हैं। कई तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और कई सारे अलग अलग प्रयासों को समन्वित किया गया है। आज के सेशन में हम इन प्रयासों पर नज़र डालते हुए आगे समझेंगे कि किस तरह से आने वाले समय में इस प्रोग्राम को चलाया जाना है। इससे जुड़ी एक खबर हाल ही में आई है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक क्या है आज का? नमामि गंगे प्रोग्राम से रोजगार और पर्यटन को कैसे मिलेगा बढ़ावा। तो हाल ही में जो खबर आई है वो इससे ही संबंधित है, जहां इस प्रोग्राम को जोड़ते हुए अब रोजगार और पर्यटन की स्थितियों को बढ़ावा दिए जाने के प्रयास संबंधित बातें की जा रही हैं। जो न्यूज़ है वो है क्लीन गंगा चेंजेस कोर्स टू कंजर्वेशन टूरिज्म और लाइवलीहुड, यानी कि संरक्षण, पर्यटन और आजीविका से संबंधित विषयों को अब इसके अंतर्गत जोड़ने का प्रयास हमें देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़े उससे पहले एक जानकारी आपके साथ साझा कर लें। तो दृष्टि आईएएस ने एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए एक नया कोर्स शुरू करने जा रही है, जिसकी फीस यहाँ पर दी हुई है और 4 जनवरी 2023 से, यानी कि अगले साल जनवरी महीने से इसकी शुरुआत आपको देखने को मिल जाएगी। तो इससे जुड़ी अतिरिक्त जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ताकि एनसीईआरटी के बारे में जो भी हम पढ़ना चाहते हैं, जो भी सीखना चाहते हैं और जो भी इससे जुड़े महत्वपूर्ण जो सवाल परीक्षाओं में आते हैं वे हमसे छूट ना जाए। चलिए आगे बढ़े। चर्चा क्यों की जा रही है इस प्रोग्राम के बारे में, इसको समझेंगे। नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है, कब से शुरू किया गया, एक बेसिक तौर पर पृष्ठभूमि को समझेंगे। वैसे आप लोगों ने कई बार से पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी रिवीजन के तौर पर इसको समझेंगे। मौजूदा स्थिति क्या है, कौन कौन से प्रमुख घटक शामिल किए गए हैं, इस कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, किस तरह की कार्य योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या निष्कर्ष हो सकता है, और एक प्रश्न जिसे आप मेंस के स्तर पर सॉल्व करने का अभ्यास करेंगे। यह विषय जीएस पेपर 3 के अंतर्गत तो हम जोड़ करके देखेंगे ही, यानी पर्यावरण एवं संरक्षण। इसके अलावा जीएस पेपर 2 से जुड़ जाएगा नीतियों के अंतर्गत, और साथ ही अब इसमें आर्थिक विकास वाला मुद्दा भी जुड़ गया है, जो जीएस पेपर 3 से ही जुड़ता है। ठीक है, इन दोनों को आपको ध्यान में रखते हुए पूरे विषय को समझना है। और कई सारे इसमें प्रमुख बिंदु भी आएंगे जिनको आपको नोट भी करना है, जो आपके उत्तर लेखन में बहुत ज़्यादा मददगार होंगे अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो इसके पहले कई सारे प्रश्न इससे जुड़े पूछे गए हैं, लेकिन आने वाले समय में इसका एक ओवरऑल कंक्लूजन भी आपसे पूछा जा सकता है कि अभी परियोजना कहाँ तक पहुंची है। ठीक, तो चर्चा क्यों की जा रही है? क्योंकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें कई सारी बातें इसकी समीक्षा को लेकर के और आने वाले समय में किस तरह से इस परियोजना को हम देख रहे हैं, इस पर बातचीत की गई। तो गंगा नदी में स्वच्छता के स्तर में सुधार को लेकर भी बातचीत हुई। इसके अलावा संरक्षण, पर्यटन और आर्थिक आजीविका को कैसे हम इस परियोजना के अंतर्गत जोड़ करके देखेंगे, इस पर बात हुई। पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत पर्यटन सर्किट विकसित करने की एक व्यापक योजना बनाए जाने की बात की गई। इसके अलावा अर्थगंगा, जैविक खेती और सांस्कृतिक गतिविधियां जो इसके अंतर्गत चलाई जा रही हैं, उन पर भी चर्चा की गई। आज के विषय में हम इन सभी बातों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, इसके अलावा नदी की मुख्य धारा में 75 शहरों में प्रदर्शनियां और मेले लगाए जाने की भी योजना पर बात की गई है। इसी तरह कई सारे अगर मंत्रालयों का जिक्र आ जाए कि कौन कौन सा मंत्रालय इस प्रोग्राम के अंतर्गत जुड़ सकता है, उसमें भी आप देख पाएंगे। क्योंकि इसको एक ऐसे समझिए, मान लीजिए एक नदी का बहाव है, उस नदी के चारों ओर कई सारी स्थितियां मौजूद है। अगर आप कृषि मंत्रालय की बात करेंगे तो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के गलियारों का निर्माण करने की बात है। नदी के किनारे ही, थोड़ा सा उससे दूर कह सकते हैं, उपजाऊ मिट्टी मौजूद है, वहां पर ही खेत मौजूद है। दूसरा आप देखेंगे शहरी मामलों का मंत्रालय, तो नालियों की मैपिंग और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर बातचीत की जा रही है, ये इस पर कार्य कर रहे हैं। खासतौर से नदी ऐसा नहीं है कि केवल कृषि की जमीन या खाली जमीन या वनों के आसपास से ही गुजरेगी, वो शहरों के आसपास भी गुजरेगी। तो वहाँ पर जो भी बिल्डिंग है, उनसे निकलने वाला जो भी कचरा है, उसको कैसे अपन व्यवस्थित करेंगे, इसको देखना है। इसके अलावा पर्यावरण मंत्रालय की ओर देखेंगे तो वनीकरण को बढ़ावा, गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण का प्रयास, क्योंकि पर्यावरण आसपास पूरा मौजूद है। विद्युत मंत्रालय की परियोजनाओं को देखेंगे तो थर्मल पावर के उपचारित अपशिष्ट जल का
पुनः उपयोग करने की बात आती है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय छोटी नदियों को फिर से जीवंत करना और पारंपरिक जल निकायों की सुरक्षा के उपाय के लिए काम कर रहा है। छोटी छोटी कई सारी नदियां भी जा करके मिलती हैं प्रमुख नदी में। तो एक पूरा जो सिस्टम है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए उससे जुड़े जो भी घटक होंगे, उससे संबंधित जो मनुष्य द्वारा संचालित योजनाएं हैं, खासतौर से हम इन मंत्रालयों के अंतर्गत देख सकते हैं, वहां पर प्रयास हमें करने ही होंगे जो किए जा रहे हैं। अब नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है? इस कार्यक्रम की शुरुआत 2014 के बाद हमें दिखाई पड़ती है। एक तरह का एकीकृत संरक्षण मिशन है, क्योंकि गंगा नदी के संरक्षण को लेकर के पहले भी कुछ प्रयास किए जा रहे थे, उनको भी अभी हम देख लेंगे। फ्लैगशिप प्रोग्राम है गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करना, खत्म करना, उसका संरक्षण करना और उसका कायाकल्प करना, ठीक। तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन इसके लिए किया गया है। इसका जो कार्यान्वयन है 3 स्तर पर किया जा रहा है। पहला, प्रवेश स्तर गतिविधियां, यानी कि ऐसे प्रभाव जो हम तत्काल दिखा सकते हैं, तात्कालिक रूप से जो भी सफाई के कार्य किए जा सकते हैं। दूसरा आएगा मध्यम अवधि के, यानी कि ऐसे कार्य जो समय सीमा जिनकी 5 वर्षों के भीतर लागू करने के अंदर उनको हमें कर लेना है, ठीक। इसके अलावा दीर्घकालिक गतिविधियां जो कि 10 वर्षों के भीतर हमें उन्हें लागू कर देना है, और एक लंबे समय के अंदर में हम जो भी प्रयास कर रहे हैं संरक्षण के, वो फिर होते हुए दिखने चाहिए। अब हम बात कर रहे थे कि इसके पहले कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये जो डेटा है नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत जो दिया गया है सरकार की वेबसाइट पर, मंत्रालय की वेबसाइट पर, उससे ही लिया है। 1985 से हमें शुरुआत दिखती है। यहाँ GAP गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी, गंगा की मुख्य धारा पर केंद्रित थी और लगभग इसमें 25 कस्बों को जोड़ा गया था। आगे चल करके ये योजना 1993 में GAP2 यानी गंगा एक्शन प्लान 2 के नाम से आती है, और इस योजना को 1 को इसमें मर्ज कर दिया जाता है। फिर 1995 में एक राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की शुरुआत की जाती है, जहां देश की 41 प्रमुख नदियों पर बात होती है। इसमें 8 गंगा घाटी की नदियां शामिल होती हैं, यानी गंगा, यमुना, गोमती, दामोदर, महानंदा, मंदाकिनी और रामगंगा, ठीक। 2009 में हमें दिखाई देता है राष्ट्रीय गंगा घाटी प्राधिकरण का गठन, ठीक। तो गंगा नदी के लिए एक अलग से प्राधिकरण बनाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं। 2011 में विश्व बैंक इस गंगा घाटी परियोजना के लिए कई तरह के सहयोग देता है। आगे चलकर 2015 में नमामि गंगे अभियान की शुरुआत दिखाई देती है, जहां पर समेकित रूप से संरक्षण का अभियान शुरू किया गया है और घाटी आधारित दृष्टिकोण है, और सभी गंगा की सहायक नदियों को शामिल करने का प्रयास दिखता है। इसके अलावा अगर आप इसके विशेषताओं पर नजर डालेंगे तो कई सारी विशेषताएं दिखती हैं, जैसे 100% केंद्र सरकार के वित्त पर आधारित यह कार्यक्रम है, ठीक। दूसरा, 15 वर्षों तक क्रियान्वयन एवं प्रबंधन की लागत इसमें जोड़ ली गई है, ठीक। इसके अलावा 5 वर्षीय जो बजट का आवंटन है इसके लिए ही किया गया है, ठीक। इसी तरह जो फंड की व्यवस्था है वो की गई है। व्यापक समेकित कार्यक्रम, यानी कई सारे कार्यक्रम इसके अंतर्गत जोड़ दिए गए हैं, आगे उनकी भी चर्चा कर लेंगे। तो बेसिकली समझना हमें ये है, अगर कोई प्रश्न इससे जुड़ा हुआ बना दिया जाए तो प्रश्न में जैसे ही प्रश्न मान लीजिए आता है नमामि गंगे को लेकर के, तो हमारे दिमाग में अचानक से बहुत सारे पॉइंट्स नहीं आ पाएंगे, या फिर उससे जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो हम मिस कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारी बातों को इसमें आपको पढ़ने को, जानने को मिलेगा लगातार, अभी हम आगे देख रहे हैं। तो इन बातों को हम लिखेंगे कैसे, ये हमारे लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे गंगा नदी की स्थिति पर चर्चा कर ली जाए, तो गंगा नदी घाटी के अंतर्गत 11 राज्य आते हैं, जिसमें से 5 मुख्य धारा से जुड़े हैं। कौन कौन से जुड़े हैं? उत्तराखंड, ठीक, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ठीक, और पश्चिम बंगाल, 5 राज्य आते हैं। इसके अलावा नदी की कुल लंबाई दी गई है 2525 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर, जिसमें से 1000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में आता है। इसी तरह नदी घाटी के जल अधिग्रहण के क्षेत्र का फैलाव लगभग 8,61,404 वर्ग किलोमीटर है। ये कुछ बेसिक जानकारी है। अब समझे प्रदूषक कौन कौन से हैं, यानी इसमें प्रदूषण कहाँ से आता है, क्योंकि नदी के संरक्षण और नदी की साफ सफाई की बात हो रही है। साफ सफाई तभी होगी जब उससे हम प्रदूषण को हटा देंगे। कहाँ से आता है? पहला, नगर पालिका के अंतर्गत जो प्रदूषित जल है या अपशिष्ट जल है वो इसमें गिरता है। औद्योगिक प्रदूषण, यानी उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी इसमें गिरता है, ठीक। इसके अलावा
ठोस अपशिष्ट यानी कचरा जो शहर का होता है नदी के पास जमा कर दिया जाता है, और अन्य कई सारे स्रोत हैं जैसे कि कृषि से निकलने वाला रसायनों का जो पानी है वो यहाँ पर जाकर गिरना, ठीक, खुले में शौच, अंतिम संस्कार किया जाना, ठीक, और कई सारे ऐसी सामग्री जो नदी को जल को जाकर के प्रदूषित कर सकती है। प्लास्टिक कचरा भी एक बड़ी वजह है जो ठोस अपशिष्ट में ही आ जाएगा। कौन कौन से प्रयास है इसको एक बार समझ लें। गंगा संरक्षण के लिए 4 हमें प्रमुख यहाँ पर बिंदु दिख रहे हैं। पहला है अविरल गंगा, ठीक, दूसरा निर्मल गंगा, तीसरा जन गंगा और चौथा ज्ञान गंगा। 4 शब्द हैं सरकार ने बनाए हैं, तो इनके अंतर्गत कुछ प्रमुख बातों को जोड़ा गया है, यानी हर शब्द के अंदर जो उससे जुड़ा हुआ कार्य है नदी की सफाई से जुड़ा हुआ वो आपको दिखाई देगा। जैसे अविरल गंगा, इसमें क्या क्या है, उसकी धारा के प्रवाह को ठीक करना, ठीक, उसके आसपास जो भी वेटलैंड मौजूद है उनको चिन्हित करना, बाढ़ के मैदानों की सुरक्षा करना, दीर्घ स्थायी कृषि यानी कृषि को इस तरह से विकसित किया जाए कि वो लंबे समय तक हम कर सके, वनों को लगाना और जैव विविधता का संरक्षण करना, और छोटी नदियों को इसमें बेहतर करना, जोड़ना और उनके संरक्षण के प्रयास करना और उनकी धारा को बढ़ाना। निर्मल गंगा में क्या है, औद्योगिक प्रदूषण को कम करना, निर्मल करना, साफ सुथरा करना, ठीक, सीवरेज से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं, जो सीवर का पानी है उससे जुड़ा हुआ एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक, इसको बेहतर करना, ग्रामीण स्वच्छता और अपशिष्ट जल जो भी वहां पर छोड़ा जाता है उसको रिसाइकल किया जाए, उसको ठीक किया जाए, उपचारित किया जाए, ठीक। जब आप जनगंगा को देखेंगे इसमें क्या है, नाम से पता चल रहा है जनता से जुड़ा हुआ, नदी के मुहाने या घाट के पास जो भी शवदाह गृह हैं उनकी निगरानी रखना, ठीक। गंगा परीक्षा यानी ऑनलाइन एक प्रतियोगिता को संचालित किया जाएगा ताकि जनता की भागीदारी बढ़ सके। गंगा उत्सव यानी राष्ट्रीय नदी के सम्मान में इस तरह के पर्व मनाना, आपको पता ही है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है, ठीक। सामुदायिक संलग्नता यानी कि लोगों की भागीदारी। गंगा दौड़ एक कार्यक्रम है जो गंगा नदी के आसपास मैराथन के रूप में एक दौड़ का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा गंगा आमंत्रण, नौका विहार और जल यात्रा, मतलब बेसिकली लोगों को उससे जोड़े रखना, लोगों को इस भाव के साथ जोड़ना कि गंगा के नदी की सफाई कितनी महत्वपूर्ण है। ज्ञान गंगा में क्या है, उस नदी के जल से संबंधित गुणवत्ता की जानकारी, ठीक, शहरी नदी प्रबंधन योजना, सांस्कृतिक मानचित्रण और जलवायु परिदृश्य मानचित्रण की। सांस्कृतिक मानचित्रण का मतलब हुआ कि नदी के जल के आसपास कौन कौन से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर स्थल मौजूद हैं। इसके अलावा जलीय चट्टानों का उनको चिन्हित करना, सूक्ष्म जैविक विविधता कि वहाँ पर कितने सारे माइक्रोबियल स्तर पर कौन कौन से सूक्ष्म जीव मौजूद हैं, ठीक। उसके अलावा लिडार द्वारा गंगा की उच्च विश्लेषक मानचित्रण, अभी हम आगे इस पर भी थोड़ी सी बात और कर लेंगे। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स में लिख दिया गया है, कई सारी बातों को एक छोटे से चार्ट में इतनी सारी बातों को उसमें लिखा गया है कि अगर आप इन पर ही एक एक पॉइंट को लिख देंगे, इनको विस्तार से लिख देंगे तो इन पर ही एक निबंध लिखा जा सकता है। चलिए, अब कौन कौन सी परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जैसे कि सीवेज को लेकर के दिक्कत है, सीवेज से जुड़ी परियोजना, ग्रामीण स्वच्छता, औद्योगिक प्रदूषण को लेकर के, घाट एवं शवदाह गृहों का विकास करना, ठीक, नदी की सतह की सफाई जो नदी के अंतर्गत गाद जम जाती है, इसके अलावा जैव विविधता का संरक्षण, वनों को लगाया जाना और लोगों की भागीदारी। वही जो चीजें अभी हमने पीछे डिस्कस की उनसे जुड़ी हुई 315 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसमें जो डेटा दिया हुआ है इस चार्ट में, ये डेटा 2020 का है, ठीक है, याद रखिएगा। तो लगभग 28,854 करोड़ रुपए का इसमें बजट आया है। अब प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? घटक वही हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, जैसे वनों को लगाना, जैव विविधता का संरक्षण करना, आर्द्र भूमि और वनों की मैपिंग करना, लघु नदियों का संरक्षण करना यानी छोटी नदियों का, प्राकृतिक कृषि, ठोस कचरा प्रबंधन, इन पर ही बात होगी, ठीक। तो कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं एक एक करके उन पर भी बात कर लें। जनगंगा हमने देख लिया। स्वच्छ गंगा फंड, ये इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ गंगा फंड का मतलब हुआ कि जो सरकार उसमें फंड लगा रही है वो तो है ही, अगर जनता भी इस तरह की कोई कार्रवाई में शामिल होना चाहती है वो हो सकती है। गंगा उत्सव, गंगा नदी के बारे में जानकारी एकत्रित करना, गंगा नदी के आसपास इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करना। ग्रेट गंगा रन, गंगा नदी के आसपास मैराथन दौड़। गंगा क्वेस्ट, गंगा से जुड़ी हुई कई सारी
प्रश्नावलियां, कई सारी परीक्षाएं, कई सारे कंपटीशन। ठीक, नदी तटों पर क्लीनोथॉन यानी कि नदी तटों की सफाई, लोगों को साथ में जोड़ करके। कुंभ जब आयोजित होता है, कुंभ को लेकर के कई सारी गतिविधियां, गंगा टास्क फोर्स हो गया, शौचालयों का निर्माण हो गया। ठीक, लिडार मैपिंग, लिडार मैपिंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत कई सारे घटक आते हैं। लिडार एप्लीकेशन को जब आप देखेंगे, लिडार का मतलब क्या हुआ, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत हम कई सारी जगहों की मैपिंग कर सकते हैं। ठीक, तो एनालिसिस करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे क्षेत्र हैं, सीवर और मेनहोल का सर्वेक्षण, नदी का सर्वेक्षण। लिडार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है, इसके बारे में अभी अलग से भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा सांस्कृतिक मैपिंग हमने चर्चा की, ऐतिहासिक या फिर सांस्कृतिक स्थल जो भी आसपास मौजूद होंगे। ठीक, माइक्रोबियल मैपिंग। इसके अलावा भुवन गंगा ऐप, एक एप्लीकेशन का विकास किया गया है जिसके अंतर्गत कहीं पर भी अगर आपको कचरा वगैरह कुछ दिखता है तो आप उसकी फोटो वगैरह अपलोड कर सकते हैं। अर्थ गंगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जैसे कि कई सारे यूरोपियन देश ऐसे हैं जहां पर नदियों का बहुत अच्छा विकास किया गया है, नदियों की साफ सफाई बहुत ज़्यादा है, हम उनसे क्या सीख सकते हैं। इसके अलावा विश्व बैंक का जैसे फंडिंग के तौर पर सहयोग, कई सारे देशों से तकनीक का इस्तेमाल, जैसे इजराइल से हम तकनीक की बात कर सकते हैं, वहाँ पर समझ सकते हैं कि वो किस किस तरह की व्यवस्थाएं अपना रहे हैं, किस तरह से नदी के जल का या फिर किसी भी तरह के जल का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया से हम कई सारे इस तरह के समझौते हमने किए हैं जहाँ पर नदी जल के प्रबंधन को लेकर के बात आती है। जर्मनी के साथ, यूके के साथ, ठीक, कई सारे ऐसे देश आते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है अर्थगंगा, इसके साथ हम इस टॉपिक को समाप्त करेंगे, क्योंकि शुरुआत में हमने बात की थी कि रोजगार से कैसे जुड़ता है, तो रोजगार के कई सारे कार्य इससे जुड़ जाएंगे। जैसे कि अर्थगंगा कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया, इसका उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देकर गंगा का संरक्षण और लोगों की भागीदारी को बढ़ाना है, ताकि गंगा बेसिन से जीडीपी में लगभग 3% का योगदान मिल सके। ठीक, अब जैसे जल आपूर्ति का स्रोत बन सकता है, ठीक, कैसे कैसे हम इसको रोजगार और पर्यटन से जोड़ेंगे। दूसरा, जब साफ सफाई होगी तो पर्यटक यहाँ पर आएंगे, कई सारे हम यहाँ पर इस तरह के आयोजन कराएंगे ताकि लोग आकर्षित हों, देश के अंतर्गत रहने वाले हों या विदेश के अंतर्गत रहने वाले हों। ठीक, भूमि उपयोग पैटर्न और कीमतों में परिवर्तन होगा, जहाँ पर स्वच्छता ज़्यादा होगी वहाँ पर लोग ज़्यादा जाना चाहेंगे, ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, तो यहाँ पर भी अंतर आएगा। सार्वजनिक स्थान और मनोरंजक गतिविधियाँ जुड़ेंगी, तो इससे एक बड़ी अर्थव्यवस्था का विकास होगा और आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, लोग जाएंगे, मेले आयोजित होंगे, मेलों में अपनी चीज़ें बेचेंगे, लोग खरीदेंगे, कई सारी छोटी छोटी चीज़ें। वेटलैंड का विकास, तो जो भी अपशिष्ट जल है, ठीक, ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, वहाँ पर मदद मिलेगी। बायोडाइवर्सिटी पार्क लगाए जाएंगे, विकसित किए जाएंगे यहाँ पर। ठीक, गंगा नर्सरी, चिकित्सा की पारंपरिक प्रणाली को पुनर्जीवित करना, आसपास जो भी हरियाली है वहाँ पर औषधि पौधे लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा पर्यटन और परिवहन, राफ्टिंग, एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स, कई सारी चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं। मछली पालन, गंगा बेसिन पर स्थायी मछली पालन को बढ़ावा देना। ठीक, शक्ति और ऊर्जा का विकास, कैसे कृषि, गंगा बेसिन में कुशल सिंचाई और कृषि पद्धतियां को जोड़ना, तो ये अर्थ गंगा के अंतर्गत शुरू किया गया है ताकि रोजगार को बढ़ावा मिल सके और संरक्षण के साथ साथ अन्य तरह के जो कार्य हैं उनको भी बढ़ावा मिल सके और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और एक पूरी आर्थिक गतिविधियों को उससे जोड़ते हुए हम सतत विकास को हासिल कर सके। ठीक है, चलिए अब प्रश्न देखें आज का। नमामि गंगे मिशन के तहत विगत वर्षों में किए गए गंगा नदी संरक्षण के प्रयास कहां तक पहुंचे हैं, इससे जुड़ी प्रमुख चुनौतियों और समाधान के उपायों पर चर्चा कीजिए। आज आपके पास लिखने के लिए काफ़ी सारा डेटा होगा, तो 250 शब्दों में एटलीस्ट अगर आप फ्रेमिंग भी कर लेंगे उतना भी आज के सेशन के लिए, आज के टॉपिक के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आज के सेशन में आपने कुछ सीखा होगा, इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।